हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। आई एम योर फिजिक्स मेंटर रवि। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 1 में हम इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक मीनिंग होता है कि किसी भी एरिया या क्रॉस सेक्शन के थ्रू यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। The time rate of flow of charge through any cross section is called current. सपोज ये एक क्रॉस सेक्शन मैंने कंसिडर करा और ये कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। सपोज ये चार्ज Q है और ये टाइम T ले रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने में। तो हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं, करंट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारा आ जाएगा Q डिवाइड बाई T। अब जो ये फ्लो रेट है, चार्ज फ्लो रेट, वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो इसको हम एवरेज करंट बोलेंगे अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो। इफ फ्लो रेट इज यूनिफॉर्म then average current is equals to instantaneous current, that is equals to Q by T। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट है तो उस केस में हमें इंस्टेंटेनियस करंट अलग से डिफाइन करना होगा। सपोज डेल्टा T टाइम में डेल्टा Q चार्ज फ्लो करता है तो इंस्टेंटेनियस करंट हम डिफाइन करेंगे लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 का मीनिंग हो गया कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना चार्ज क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है या क्रॉस सेक्शन या एरिया के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो उस इंस्टेंट पे जितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो फ्लो रेट हो गई और फ्लो रेट ही हमारा करंट होता है। और इसे हम dq बाई dt भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि किसी वायर में करंट जा रहा है या करंट आ रहा है। वायर के अलोंग दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है। जो यूनिट है करंट की वो एम्पियर होती है, ये ऐसा यूनिट है। और 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम पर सेकंड। और 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हम कह सकते हैं कि जब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो 1 एम्पियर करंट बनाते हैं। अब हम करंट की डायरेक्शंस डिफाइन करते हैं। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो ही करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है। बट अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं बाय कन्वेंशन हमने डिफाइन कर रखा है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन हमारे करंट की डायरेक्शन होती है या फिर नेगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट हमारे करंट की डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर मैंने कंसिडर करा। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक बैटरी अप्लाई करी और ये बैटरी V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। और कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में।
द नेट चार्ज इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0। कोई भी कंडक्टर हम कंसिडर करते हैं तो हमें पता होता है कि इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं, अपनी लोकेशन पे फिक्स होते हैं, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ वॉल्यूम हम कंसिडर करें, जैसे ये वॉल्यूम मैंने कंसिडर कर रखा है, तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, और जो नेट चार्ज बन जाएगा वो हमेशा 0 रहेगा। तो ये हमें याद रखना है कि कंडक्टर में करंट तो फ्लो करता है बट नेट चार्ज हमेशा 0 रहता है। फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज ये एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल वाला वायर इसके आगे कनेक्ट करा, तो इस वायर में भी आई ही करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इस वायर, पहले वायर में जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम आ रहे थे उतने ही सेकंड वायर में जाएंगे, तो यहाँ पे करंट सेम रहेगा। एरिया चेंज होने से करंट चेंज नहीं होता, क्योंकि जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर सेकंड आ रहे हैं वो सेम रहते हैं। इस डायग्राम में भी हमें शो कर रखा है कि 3 वायर्स हैं। पहले वायर में I1 करंट है, सेकंड वायर में I2 करंट है, थर्ड वायर में I3 करंट है। इन तीनों का डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बट हमें ये पता है क्योंकि करंट चेंज नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया चेंज होने पे करंट चेंज नहीं होता है। करंट डिपेंड करता है कि कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, और हमें पता है कि यहाँ पे कोई डिफरेंट ब्रांच नहीं लगी हुई, ना करंट कहीं जा रहा है और ना कहीं करंट कहीं से ऐड हो रहा है। करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। सपोज n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, और चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल Q है, और ये n पार्टिकल्स इस क्रॉस सेक्शन को t टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, तो हमें करंट फाइंड करना है। हमें ये पता है कि करंट जो होता है वो होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पता है, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल पता है, तो टोटल चार्ज भी हम निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास n इंटू क्यू। टोटल टाइम हमें पता है t है, तो करंट आ जाएगा n q डिवाइड बाय t। नेक्स्ट सिचुएशन हम कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज एक कंडक्टर है और इसके अंदर हमें जो करंट है वो फाइंड करना है ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ईच हैविंग चार्ज q। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करता हूँ। n ये है हमारा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। Q जो है वो है हमारा चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। A हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहे हैं, या हम इसे vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो
अब इस कंडक्टर के अंदर हमें करंट डिफाइन करना है, तो मैं एक इंटरफेस कंसिडर करता हूँ। ये यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो 1 सेकंड में v डिस्टेंस आगे चले जाएंगे। ये वाले जो फर्स्ट इंटरफेस वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेकंड इंटरफेस वाली लोकेशन पे पहुंच गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 सेकंड में फर्स्ट और सेकंड इंटरफेस के बीच में जितना वॉल्यूम है वो सारे चार्ज पार्टिकल्स सेकंड इंटरफेस को क्रॉस करके आगे चले गए। तो जो सेकंड इंटरफेस है उसको जितना वॉल्यूम मैंने दिखा रखा है, ये सारे वॉल्यूम में जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो क्रॉस कर गए। ये इंटरफेस 1 है, ये इंटरफेस 2 है, तो इसके बीच में जितने चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इंटरफेस 2 को क्रॉस कर रहे हैं इन 1 सेकेंड। तो टोटल चार्ज जो होगा इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर, वो ही हमारा करंट के इक्वल होगा, क्योंकि ये टोटल चार्ज 1 सेकेंड में आगे फ्लो कर रहा है। तो ये टोटल चार्ज हमें निकालना है। तो इससे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। इसकी लेंथ किसके इक्वल है, वी के, ए इंटू वी। तो टोटल चार्ज पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, टोटल चार्ज पार्टिकल्स वो हमारे हो जाएंगे एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। ये हमारे टोटल चार्ज पार्टिकल्स हो गए। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास Q इंटू एन इंटू ए इंटू वी, या हम बोल सकते हैं VD। तो ये टोटल चार्ज पर सेकंड पास कर रहा है, तो यही हमारा करंट के इक्वल होगा। तो करंट को हम लिख सकते हैं N इंटू क्यू इंटू ए इंटू VD। तो कंडक्टर के अंदर जो करंट बनता है I इक्वल्स टू एन क्यू ए इंटू VD, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन, सपोज एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, से एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है Q, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है V। तो इस केस में हमें करंट निकालना है, ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल कितना करंट बनेगा इस सर्कुलर मोशन में। तो हम करंट को डिफाइन करते हैं टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो किसी भी इंटरफेस को, जैसे सपोज मैंने ये इंटरफेस कंसिडर करा, तो इस इंटरफेस को ये क्यू चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद इसको फिर से क्रॉस करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है इन ए कंप्लीट टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड होगा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जो इसकी सरकमफेरेंस होगी, अगर ये रेडियस r है तो इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी 2πr डिवाइड बाय स्पीड। तो एक रिवॉल्यूशन में इतना टाइम लगेगा 2πr डिवाइड बाय v। तो हम करंट को बोल सकते हैं q डिवाइड बाय 2πr डिवाइड बाय v। करंट इज इक्वल्स टू qv डिवाइड बाय 2πr। ये रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज की वजह से करंट बनेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चार्ज कैरियर्स के बारे में। द चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन constitutes the electric current is called current carriers। तो करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स से बेसिक मीनिंग होता है कि वो चार्ज पार्टिकल्स जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इमोबाइल आयन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो सॉलिड्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट कैरियर्स हैं। जो लिक्विड है उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। तो यहाँ लिक्विड के अंदर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को हम करंट कैरियर्स बोलते हैं। गैसेस के केस में पॉजिटिव
आयंस भी होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो गैसेस के केस में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये करंट कैरियर्स हो गए। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रीजनरेशन होता है। ये हम जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे होल प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। तो ये हमारे चार्ज कैरियर्स हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम सॉलिड्स की बात करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि मेटालिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट कैरियर्स हैं। टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर विल बी गिवन एज, सपोज ये एक कंडक्टर है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो किसी भी इंटरफेस के थ्रू कितना चार्ज पास करेगा इन ए टाइम इंटरवल, वो हमें निकालना है। तो सपोज डेल्टा टी टाइम में हमें ये टोटल चार्ज निकालना है, तो हम करंट को डिफाइन करते थे dq ओवर dt। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चार्ज विल बी I इंटू dt। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से t टाइम तक, तो t टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा वो आ जाएगा हमारे पास। तो q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t I इंटू dt हम ये बोल सकते हैं। तो जो चार्ज निकालना है तो हमें करंट को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर हमें करंट निकालना है तो हमें चार्ज को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बेसिक एग्जांपल करते हैं। 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस एन एरिया इन 1 सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें ये बता रखा है कि सपोज ये कोई एरिया है और इसको 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो कितना करंट बनेगा। हमें ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स गिवन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो चार्ज हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हमें पता है और टाइम हमें पता है। हमने थोड़ी देर पहले ही किया है कि करंट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इंटू चार्ज ऑन ईच पार्टिकल डिवाइड बाय टाइम टेकन, which is equals to 10⁻21 into charge on each particle 1.6 into 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा करंट 10⁻2 इंटू 1.6 विच इज इक्वल्स टू 160 एम्पियर। तो हमारा बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है चार्ज गोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, q इक्वल्स टू 2t⁻2 + 3, फाइंड द करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो हमें पता है कि करंट को हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो चार्ज का फंक्शन गिवन है इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो करंट आ जाएगा 2t का डिफरेंशिएशन आ गया प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, t² का डिफरेंशिएशन 2t। तो ये करंट का फंक्शन आ गया हमारे पास टाइम के साथ 4t। अब हमें t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमें करंट बताना है, तो t इक्वल्स टू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो करंट इक्वल्स टू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर। डी आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर is defined as a vector having magnitude equals to current per unit area surrounding that point। इसका मीनिंग हम समझते हैं। सपोज एक कंडक्टर है, इसमें करंट टोटल करंट I फ्लो कर रहा है। अब सपोज मुझे इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी बतानी है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसिडर करा जिसका एरिया है dA और डायरेक्शन है नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, ये dA एरिया हो गया। अब इसमें सपोज जो करंट पास कर रहा है वो है DI, तो हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे
करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा पहले वो डिफाइन कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू यहाँ से जो करंट पास कर रहा था डी आई ओवर टोटल एरिया जिसमें ये करंट पास कर रहा था। डी आई करंट डी ए एरिया से थ्रू फ्लो कर रहा है, तो डी आई बाई डी ए हमारा करंट डेंसिटी हो जाएगा। और जो डायरेक्शन होती है इसकी वो करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है। करंट डेंसिटी और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जो यूनिट हो जाएगी इसकी वो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी कोइंसाइड विद डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड दैट पॉइंट it is a vector quantity whose direction is defined with electric field at that point। हम ये भी कह सकते थे कि जो कंडक्टर हमने कंसिडर किया अभी, यहाँ पे सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हमें पता है कि करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो जो करंट की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है, तो जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर करंट की डायरेक्शन दोनों कह सकते हैं। अब सपोज ये जो कंडक्टर मैंने कंसिडर करा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ एंगल बना रहा है करंट के साथ। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो डी ए वैक्टर यहाँ पे होगा और यहाँ पे छोटे से एरिया में डी आई करंट आगे की तरफ जाएगा। जो डी ए वैक्टर है और डी आई वैक्टर है, ये डी ए वैक्टर है, ये डी आई वैक्टर है, इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो इस केस में हम कैसे करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डी ए वैक्टर है उसका एक कंपोनेंट करना है अलोंग करंट, तो वो आ जाएगा हमारा डी ए कोस थीटा। फिर हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा डी आई ओवर डी ए कोस थीटा। और यहाँ से हम डी आई को ये भी बोल सकते हैं करंट डेंसिटी वेक्टर इनटू डी ए कोस थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है, तो हम डी आई वेक्टर को, डी आई को ये भी बोल सकते हैं करंट डेंसिटी डॉट डी ए, और अगर हमें टोटल करंट निकालना है तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम फाइनली ये रिजल्ट भी याद रखेंगे, डी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी डॉट डी ए, और ये इंटीग्रेशन के बाद करंट बन जाएगा नेट। ये हमें पता है करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इस डायरेक्शन इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन इज L पावर -2 इंटू एम्पियर। देखो करंट डेंसिटी जो बना, ये बना करंट डिवाइड बाय एरिया, तो करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर हो गई और एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर हो गई। तो जो डायमेंशन बन गई L पावर -2 इंटू एम्पियर। और मैंने ये बताया अभी, ये फॉर्मूला में याद रखना है, करंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी डॉट डी ए वैक्टर। करंट डेंसिटी रिलेट्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज करंट डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है कंडक्टिविटी है, इट ऑल्सो रिलेट्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी। और जो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी है ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्या मीनिंग होता है इनका। अभी हमें ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। मैं इसको सिंपल फॉर्म में याद करवाऊंगा आपको, E इक्वल्स टू रो जे। हमें इस फॉर्म में याद रखना है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी। हमें ये पता है, आगे हम पढ़ेंगे कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अभी सिर्फ आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, आने वाले लेक्चर्स में मैं ये फिर से कवर करूँगा।
एक एग्जांपल करते हैं। एक कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1.02 millimeter carries a current of 1.7 ampere. Find the drift velocity of electrons in the wire. Given number density of electrons in copper 8.5 into 10⁻28 per meter cube. तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जो रिलेशन हमने याद किया था कंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, करंट इज इक्वल्स टू एन क्यू ए वी डी, ये हमने याद किया था कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये हमें याद है। तो यहाँ पे हमें करंट गिवन है, नंबर डेंसिटी गिवन है और इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज भी पता है। इलेक्ट्रॉन्स के केस में हम इसको बोल सकते हैं NeAVD। तो चार्ज भी हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे डायमीटर गिवन है, एरिया आ जाएगा πd²/4, डी यहाँ पे डायमीटर है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, हम निकालते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू करंट डिवाइड बाई NeA, विच इज इक्वल्स टू करंट है 1.7 एम्पियर डिवाइड बाई n है 8.5 इंटू 10⁻28, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एरिया, एरिया आ जाएगा πd² विच इज 1.02 इंटू 10⁻⁻3, ऐसा ही में लेना है हमें ये का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर हम ये सोल्व करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी निकल के आती है। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, तुम करके देखो कैलकुलेशन, ये वैल्यू आएगी 1.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl डिस्चार्ज 6.5 इंटू 10⁻16 Na प्लस आयन्स एंड 4.2 इंटू 10⁻16 Cl माइनस आयन in 1 second. Find the total current passing through the solution. यहाँ पे हम पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सपोज एक क्रॉस सेक्शन है, इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी क्रॉस कर रहे हैं और इसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी क्रॉस कर रहे हैं। N1 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और N2 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो जो नेट करंट बनेगा वो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स की वजह से बनेगा। अब मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो करंट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो नेट करंट होगा वो इन चार्ज पार्टिकल्स का सब्ट्रैक्शन की वजह से बनेगा, वो बन जाएगा N1 माइनस N2, और जो भी इनका चार्ज होगा वो चार्ज यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये चार्ज पार्टिकल्स सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव की वजह से इधर करंट बनेगा और नेगेटिव की वजह से भी इधर करंट बनेगा। इस केस में N1 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, N2 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो करंट जो बनेगा वो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का सम बनेगा, सम की वजह से बनेगा। तो यहाँ पे NaCl जो डिस्चार्ज कर रहा है Na प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जब डिस्चार्ज होंगे। तो जो नेट करंट बनेगा वो इन आयंस का एडिशन की वजह से बनेगा, दोनों को Na प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस ऐड होंगे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और दोनों आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल चार्ज है। तो हम कह सकते हैं जो करंट बनेगा वो 6.5 इंटू 10⁻16 प्लस 4.2 इंटू 10⁻16 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना 1 सेकेंड, ये करंट बनेगा। तो करंट को मैं बोल सकता हूँ 10.7 इंटू 10⁻16 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो करंट जो बन जाएगा वो हमारा बनेगा 1.7 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। आप ये सोल्व करके देखो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल सब्ट्रैक्ट होंगे, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल्स ऐड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये करंट डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन ए सर्टेन लैब वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर इज गिवन बाई। ये जो करंट डेंसिटी है ये वेरिएबल है, J = 3 इंटू 10⁸ इंटू आर स्क्वायर। J इज इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड रेडियल डिस्टेंस R इज इन मीटर, ऐसा यूनिट्स हैं। तो हमें बोल रखा है कि फाइंड द करंट थ्रू आउटर सेक्शन बाउंडेड बाय दिस 0.9 R से R तक। मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला वायर है। यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो रेडियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। रेडियल डिस्टेंस R पे कुछ करंट डेंसिटी है J, जो कि ये है। टोटल वायर की रेडियस जो है वो कैपिटल R है। तो हमें इस रीजन में जो मैं एरिया बाउंड कर रहा हूँ, इस रीजन के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है वो निकालना है। 0.9 R से R के बीच में ये जो डिस्टेंस रेडियस लिया मैंने, ये 0.9 R है और कंप्लीट रेडियस हो जाएगी R। तो इस रीजन के थ्रू जो करंट पास कर रहा है वो हमें निकालना है। तो हमें पता है कि करंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू DA। अब यहाँ पे क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है और जो DA की डायरेक्शन है वो सेम है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल J डॉट DA J इंटू DA के इक्वल आ जाएगा। अब J भी हमें पता है, बस हमें एरिया एलिमेंट कंसिडर करना है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में, जैसे ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। मैंने क्या किया, एट ए डिस्टेंस R मैंने एक सर्कुलर रिंग कंसिडर करी और रेडियस स्मॉल r। अब अगर मुझे इस पूरे डिस्क का एरिया निकालना है तो एक थिकनेस में कंसिडर करता हूँ ये एलिमेंट। इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, ये ऐसा ही एलिमेंट हमारा DA विच इज इक्वल टू 2πr इंटू DR। ये हमारा एरिया एलिमेंट होता है फॉर सर्कुलर डिस्क। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो हम सोल्व करते हैं आगे। हमारे पास ये मिल गया था कि करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी इंटू DA। जो करंट डेंसिटी गिवन है वो है 3 इंटू 10⁸ इंटू R स्क्वायर, और जो एरिया वेक्टर है हमारा वो बना 2πr इंटू DR। तो यहाँ से जो करंट बनेगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 2π, ये मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर हो गया R³ इंटू DR, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है 0.9 कैपिटल R टू कैपिटल R। तो करंट इज इक्वल्स टू 6π इंटू 10⁸, और R³ का इंटीग्रेशन हो गया R⁴ डिवाइड बाई 4, लिमिट लग गई 0.9 R टू R। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6π, और 4 में बाहर ले लेता हूँ तो बन गया 3π/2 इंटू 10⁸ इंटू R⁴ माइनस 0.9 R⁴। R की वैल्यू पुट करेंगे और ये हम अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनेगा करंट वो बनेगा 2.59 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मैंने इंटीग्रेट कर दिया है, बस हमें यहाँ पे R की वैल्यू फिल करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ए स्टडी करंट पासिस थ्रू ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इज देयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर।
ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर होगा यस। क्यों? सपोज जैसे एक कंडक्टर हमने कंसिडर करा, तो इसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। जब तक हम इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तो अब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कोई भी वायर अगर रखा हुआ है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता अनलेस और अनटिल हम उस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। तो यहाँ पे जब मैं इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ थ्रू ए बैटरी जो कि V वोल्ट का पोटेंशियल ऑफर कर रही है, तो ये वाला पॉइंट जो हो गया वो हायर पोटेंशियल हो गया, ये वाला पॉइंट जो है लोअर पोटेंशियल हो गया। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमें पता है। तो जो कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ताकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब भी उसमें करंट पास कर रहा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें गिवन है 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए वायर इन 45 मिनट्स। What are the total charge that passes through the wire and magnitude of current? अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकालने पड़ेंगे और चार्ज ऑन ईच पार्टिकल हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये गिवन है कि 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हो गए 0.6 इंटू Na। एक मोल में Na नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो 0.6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं। और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इंटू चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। तो 0.6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हमारा हो गया टोटल चार्ज, और इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ रही है 5.7 इंटू 10⁻⁴ कूलाम। अगर हमें करंट निकालना है तो करंट क्या हो गया, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम विच इज इक्वल टू 5.7 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो गया 45 मिनट्स। तो इसे हम ऐसा ही मिलेंगे सेकेंड्स में 45 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 21.41 एम्पियर। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि मोल से नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कैसे निकालना है, जो एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा अभी हमने एक एग्जांपल में करा था कि जब वायर ऐसे रखा रहे तो उसमें कोई ही करंट फ्लो नहीं करता, तो लेकिन जब वायर रूम टेम्परेचर पे रखा होता है तो या किसी भी टेम्परेचर पे रखा होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो रेस्ट पे होते हैं, वो थर्मल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। और ये जो थर्मल वेलोसिटी है इसका ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 10⁵ के ऑर्डर का होता है। इतनी तेज़ स्पीड से वो मूव करते हैं, लेकिन होता है क्या है कि वो जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का ओवर ए टाइम पीरियड वो हमेशा जीरो होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जिसकी वजह से जो करंट होता है वो जीरो होता है। तो जो थर्मल वेलोसिटी है अभी वो निकालना सिखाता हूँ, वो कैसे निकालते हैं। थर्मल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। जो k है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और यहाँ से हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। हम क्या बोल सकते हैं 3/2 kT इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से जो वेलोसिटी का ऑर्डर है
वो 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का आता है। हमें बस अभी ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि जो थर्मल वेलोसिटी होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, और जब वायर या कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई भी नहीं करते हैं तो भी उसके इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, लेकिन जो नेट करंट होता है वो जीरो होता है। जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं और वहाँ पे फिर करंट आता है। तो फिर हम पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे ये कंडक्टर गिवन है और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये बैटरी हमें V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर रही है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ पे कंडक्टर में हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, सपोज यहाँ पे V पोटेंशियल है, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनके ऊपर इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे लेफ्ट साइड में मूव करने लग जाएंगे। और यहाँ पे एक कनेक्शन कंप्लीट है तो ये इधर बैटरी के थ्रू होते हुए राइट साइड में आ जाएंगे और ये कंटिन्यूस फ्लो चालू रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम ये कहते हैं कि द एवरेज स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। तो हम ये फाइंड करेंगे। हमें ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि जब बैटरी इन्हें लगाते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स का 0 होता है और ओवरऑल करंट 0 होता है वायर में। जब तक हम बैटरी नहीं लगाएंगे वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं उसके बाद ही कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है और उस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं तो करंट आता है और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर थर्मल वेलोसिटी से बहुत कम होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है। यहाँ पे अब देखना है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम ये कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस एक्सेलरेशन के साथ लेफ्ट साइड में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। इट इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड एज कंपेयर टू थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम जैसे ड्रिफ्ट स्पीड निकालते हैं तो कुछ अजम्पशंस हैं कि कंडक्टर के अंदर हमें पता है पॉजिटिव इमोबाइल आयंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये जब मूव कर रहे होंगे तो ये पॉजिटिव इमोबाइल आयंस के साथ में कोलिजन में आ सकते हैं। तो पहली अजम्पशन हम ये कंसिडर करते हैं कि कोलिजन से पहले जो पाथ होगा और कोलिजन के जो बाद में पाथ होगा वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। जैसे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, वो पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे कोलिजन, ऐसे फाइनली ये जिगजैग पाथ रहेगा कुछ, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा कुछ इसका और ओवरऑल एक टाइम पीरियड के बाद। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोलिजन्स के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और फिर से 0 स्पीड से मूव करना स्टार्ट करता है। कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले के पाथ में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने लास्ट स्लाइड में करा था, ये इतना फोर्स लगता है और इस फोर्स की वजह से ये आगे मूव करते हैं। इस फोर्स की वजह से आगे मूव कर रहा है, इस एक्सेलरेशन के साथ ही आगे मूव कर रहे हैं। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से
कुछ टाइम में ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जब दो कोलिजन होता है, सपोज यहाँ कोलिजन हुआ इस 1 पॉइंट पे और ये सेकंड पॉइंट पे कोलिजन हुआ, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है उससे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। देखो रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयंस इन द मेटेलिक लैटिस इज डिफाइंड एज रिलैक्सेशन टाइम। तो इस टाइम में ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर करते हैं, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ से हम बोल सकते थे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू ई, कैपिटल ई डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर VRMS इंक्रीजेज एंड टाउ डिक्रीजेज। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिस वेलोसिटी से वो इंक्रीज होता है, तो ज़्यादा जल्दी वो मूव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं V इंक्रीजेज एंड टाउ डिक्रीजेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आई ई बाई एम ई इंटू टाउ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, वी डी और ई विच इज इक्वल्स टू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। तो ये हमारी मोबिलिटी होती है, इसे हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू ई टाउ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें ध्यान रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग होता है, सॉरी मोबिलिटी का मीनिंग होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर कॉपर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 नैनोमीटर स्क्वायर। कंडक्शन करंट डेंसिटी जो हमें गिवन है, ड्रिफ्ट स्पीड हमें गिवन है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमें निकालना है। तो देखते हैं हमें करंट पता है। करंट क्या होता है किसी भी कंडक्टर में, एन ई वी डी इंटू ए, ये हमारा करंट होता था। और हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, एन गिवन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता ही है। तो यहाँ से हमारे पास करंट आ जाएगा, एन आ गया 8.69 इंटू 10⁻28, ऐसा ही यूनिट में ही गिवन है, इंटू यहाँ पे ये मीटर क्यूब आएगा, इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो हम बोलेंगे 10⁻², और एरिया आ गया 10⁻, ये नैनोमीटर में गिवन है, तो ये आ जाएगा 10⁻18। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो करंट बनेगा वो देख लेते हैं हम। ये पावर -19 और ये 28, तो यहाँ से हमारे पास 9 पावर बनेगी, और यहाँ 18 है, तो यहाँ -9 हो गया, -11 हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.69 इंटू 1.6 इंटू 10⁻11 एम्पियर। यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होता तो हमारा आंसर थोड़ा ठीक आता। यहाँ पे 1 नैनोमीटर के कोरस्पॉन्डिंग ये करंट बहुत कम बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, n1 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड passes through a given cross section towards right with velocity v1, and n2 protons per second passes through same cross section with velocity v2 in the same direction. Find the current through the given cross section। n1 और n2 की वैल्यू हमें गिवन है।
तो देखो ये क्रॉस सेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी इसी तरफ मूव कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी इसी तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो इनकी वजह से करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव की वजह से सपोज इस तरफ है तो नेगेटिव की वजह से करंट इस तरफ होगा। तो यहाँ पे जो नेट करंट बनेगा वो इनकी वजह से सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखते हैं हम जो नेट करंट है वो देखते हैं। हमें पता है कि N2 प्रोटॉन्स पर सेकंड पास कर रहे हैं और N1 इलेक्ट्रॉन्स, तो N2 प्रोटॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो N1 इंटू इलेक्ट्रॉन, ये करंट बन जाएगा। क्योंकि ये पर सेकंड गिवन है तो टोटल चार्ज पर सेकंड ही हमारा करंट होता है। तो डायरेक्टली मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। N2 की वैल्यू है 10⁻10 माइनस N1 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻10, और मैं इसका मोड ले लेता हूँ क्योंकि जो नेट करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, इंटू ई विच इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से जो मेरा आंसर बनेगा वो बन जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻9 एम्पियर। सिंपल था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं तो उनकी वजह से जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जो नेट करंट है उन करंट्स का सब्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है फाइंड द करंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग विद स्पीड v इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 10⁻10 मीटर है और हमें स्पीड पता है 10⁻6। तो करंट हमने फॉर्मूला भी देखा था और हम फिर से सोच सकते हैं, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद स्पीड v, तो करंट हम बोल सकते हैं q डिवाइड बाय टाइम पीरियड, करंट इक्वल्स टू q डिवाइड बाय 2πr डिवाइड बाय v ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वेलोसिटी 10⁻6 डिवाइड बाय 2π, रेडियस है 10⁻10। तो इसको सोल्व करते हैं तो करंट हमारा बनेगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू फिल करेंगे हम, ये करंट अप्रोक्सीमेटली बनेगा 0.26 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये आप लोग सोल्व कर कैलकुलेशन करके देखो, हमारा आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट हम करते हैं फाइंड द करंट एसोसिएटेड विद ए मूविंग स्ट्रेट लाइन वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 माइक्रो कूलम पर मीटर। The cross sectional area 2 millimeter square when the wire is pulled with a speed 2 मीटर पर सेकेंड। हमें गिवन है कि एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है 2 माइक्रो कूलम पर मीटर लैम्डा, और ये वायर को हम मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो हमारे करंट की वैल्यू हो जाएगी। जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी हमें गिवन है, एरिया इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो करंट क्या होता है dq ओवर dt, तो dq को हम बोल सकते हैं लैम्डा इंटू dl ओवर dt। अब यहाँ पे जो dl ओवर dt है इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, तो करंट को हम बोल सकते हैं लैम्डा इंटू वेलोसिटी, और विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻, यहाँ पे -6 माइक्रोकूलम है, इंटू वेलोसिटी कितना है 2, तो विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये हमारा करंट आ जाएगा। हमें जो बेसिक है वही सोचना है,
टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम, और चार्ज को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।